लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज दुनिया को कहते हैं, वैसे तो स्वर्ग को कहते हैं, स्वर्ग भी एक दुनिया ही तो है। तो बेवकूफ व्यक्ति की दुनिया या बेवकूफ व्यक्ति का स्वर्ग, बेवकूफ व्यक्ति को चाहे जहां भेज दिया जाए वहां तो वो बिगाड़ेगा ही, खराबी करेगा। तो लिव इन फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है जब आपको लगता है ये चीज सही है पर वो चीज दूर दूर तक सही ना हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं, जो चीज दूर दूर तक सही ना हो। एक तरीके से एक काल्पनिक बात जो आपको लग रहा है कि रियल है लेकिन वो रियल नहीं है कहीं से, वो पूरी तरीके से अनरियल है। लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप अमेरिका को अपना दोस्त समझते हैं तो यू आर डूइंग नथिंग बट लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। अमेरिका कभी भी हिंदुस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, या चाइना को अपना दोस्त समझना भी क्या है, इट्स लाइक लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। जो झूठ है, जो गलत है, जो रियल नहीं है उसको रियल मान लेना, बेवजह रियल मान लेना, तो क्या है, क्या होगा सोचिए। टू बी फूल्ड बाय समवन, नहीं ये मीनिंग नहीं है किसी के द्वारा बेवकूफ बनाना। टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड, ये मानना कि आपकी स्थिति ठीक है जबकि ऐसा ना हो, ये भी नहीं। टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, हाँ यहाँ ये कि आप इमेजिन करें सब बढ़िया है, सब बढ़िया है ना, लेकिन वो सब बढ़िया नहीं है। टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन इसका सही आंसर है, ये है इसका सही आंसर। पुट वंस फुट इन वंस माउथ, अब समझ लो पुट योर फुट इन योर माउथ, ये कुछ नेगेटिव ही जाएगा सर, मतलब पैर उठा के मुंह में रख लिया आपने, तो ये कुछ बड़ी अच्छी बात है क्या? अच्छा तो नहीं हुआ। पढ़िए, टू एक्सीडेंटली एम्बैरेस और अपसेट समवन, ठीक, टू गैदर ऑल ऑफ वंस रिसोर्सेज, ये नहीं, ये नहीं होना चाहिए। टू डेलिबरेटली प्रोवोक समवन, जानबूझ के किसी को उकसाना। टू बी डिसऑर्डरली एंड स्टूपिड, बेवकूफी भरा काम करना एक तरीके से। बताइए क्या होता है, थोड़ा सा याद करना होगा आपको यहाँ। पुट योर फुट इन वंस माउथ, तो क्या मतलब होता है, गलती से जब आप कुछ ऐसा करें ना कि किसी को एम्बैरेस कर दें, समझ रहे हैं ना, कुछ ऐसा बोल बैठे, कुछ ऐसा बोल बैठे जिससे सामने वाला व्यक्ति का अरे ये क्या बोल दिया, है ना, एम्बैरेसिंग सिचुएशन में खुद को भी डाल दें और दूसरे वाले को भी डाल दें, तो इसको कहते हैं तो पुट योर फुट इन योर माउथ, इस तरीके से ये आंसर है। टू बी ऑल ईयर्स, कितना सरल है, कान लगा के सुन रहे हैं, इसका ये मतलब है ऑल ईयर्स, दोनों कान, सारे कान यही हैं आपके, मतलब अटेंटिव होकर के, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ढंग से समझ में आए तो उसके लिए क्या आवश्यक है, यू ऑल विल हैव टू बी ऑल ईयर्स, तभी आपको समझ में आ जाएगा। टू हैव एक्स्ट्रा लार्ज ईयर्स, पी के थोड़ा ना बनना है कि बड़े बड़े कान हो आपके। टू बी इनक्विजिटिव एंड क्यूरियस, इनक्विजिटिव का मतलब उत्सुक, सॉरी इच्छुक होता, उत्सुक जिसको कह सकते हैं, जो जिज्ञासु टाइप का आदमी हो, जो सब कुछ जानना चाहता हो उसको कहते हैं, है ना। टू बी, ये कुछ हद तक हो सकता है लेकिन ये सुनने को लेकर के जरूरी तो नहीं है ना। आप इनक्विजिटिव हैं कुछ जानने को लेकर, कुछ देखने को लेकर, कुछ पढ़ने को लेकर, कुछ खाने को लेकर, कहीं जाने को लेकर, किसी भी चीज में हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ सुनने को लेकर होना है, ये आंसर है। टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, जब आप तैयार हैं और बहुत ही उत्सुकता के साथ कुछ सुनना चाह रहे हैं, ये हो जाएगा। टू बी इम्पेशेंट अबाउट समथिंग, इम्पेशेंट का मतलब होता है जब आपका धैर्य टूट रहा हो, मतलब जल्दी बताओ, इम्पेशेंट हो रहा, पेशेंट का उल्टा है ना, इम्पेशेंट हो रहे हो, जैसे रिजल्ट आने वाला हो तो आप इम्पेशेंट हो रहे हो, बताओ यार रिजल्ट में क्या आया, वो इम्पेशेंट हो जाना। ऑल ईयर्स का मतलब है जब आप किसी चीज को सुन रहे हैं, सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक, इसका मतलब होता है घर के झगड़े सड़क पे ले आना। देखिए लिनेन एक कपड़ों का फैब्रिक होता है, लिनेन के कपड़े नहीं आते, कॉटन के आते हैं, टेरिकॉट के आते हैं, सिल्क के आते हैं, लिनेन फैब्रिक अभी बहुत पसंद किया जाता है। तो लिनेन मतलब एक प्रकार से कपड़े। आप बताइए कपड़े जब गंदे हो या साफ गंदे ना भी हो तब भी क्या लोग सड़क पे धुलते हैं, कपड़े तो घर में ही धुले जाते हैं ना। फिर गंदे कपड़े, आप समझिए गंदा कपड़ा आदमी पहनता नहीं, गलती से अगर कपड़े गंदे हो तो जब वो धुलेगा तो अगर बहुत उसमें मैल छूटेगा तो कोई देख लेगा तो शर्म नहीं आएगी आदमी को, क्या तुम इतने गंदे कपड़े पहनते हो, बताओ इतना सारा मैल छूट रहा है इससे। तो आदमी क्या गंदे कपड़े सबके सामने धुलता है? नहीं, अकेले धुलता, कोई जान ना पाए कि कपड़े इतने ज्यादा गंदे थे। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये एक तरीका है। इसका एक दूसरा तरीका ये भी है, लिनेन का यहाँ पे रिलेशन जो है वो अंडर गारमेंट से है। सच्चाई तो ये है, लिनेन का रिलेशन यहाँ पर
अंडरगारमेंट्स है। अब आप समझिए, अंडरगारमेंट्स पहन के आदमी सड़क पे जाता नहीं, अंडरगारमेंट्स आदमी जो है सामने सुखाता भी नहीं है। इन सारी चीजों को तो व्यक्ति छिपा के रखता है ना, कि इनका प्रदर्शन करता है, जैसे जॉकी वाले करते हैं, नहीं ना। तो फिर तो ये नेगेटिव फ्रेज है, ऐसा आपको करना नहीं चाहिए, है ना। अगर आप कर रहे हैं घर का झगड़ा सड़क पे लेके आ रहे, पति पत्नी का झगड़ा कोई सड़क पे लेके आता नहीं, क्या होगा बताइए। डिस्कस प्राइवेट मैटर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, है ना, व्यक्तिगत मामलों को दूसरों के सामने डिस्कस करना, जो कि गलत बात। क्वेश्चन नंबर 15 का ये, रन अराउंड, रन अराउंड मतलब इधर उधर भागना, रन अराउंड इधर उधर भागना, लाइक अ हेडलेस चिकन, चिकन मतलब मुर्गी, हेडलेस जिसका सिर ना हो। अब अगर मुर्गी का सिर है तब तो उसको मालूम है किधर जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है, एग्जिट किधर है, इन किधर है। लेकिन अगर वो हेडलेस चिकन है तो उसको क्या कुछ रास्ता मालूम होगा? नहीं, वो इधर भागेगा उधर भागेगा। सुन रहे हैं मेरी बात को, है ना, कहीं भी लड़ जाएगा, कहीं भी टकरा जाएगा। तो वो जब चीजें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ना हो, हेयर देयर ऐसी स्थिति में हो तो हो सकता है। टू बी अनेबल टू कैच स्केपिंग चिकन मतलब मुर्गी का बच्चा भाग रहा हो तो उसको पकड़ने में असमर्थ होना। टू डू थिंग्स मेथोडिकली वन बाय वन, ये तो उल्टा है। मेथोडिकल होने का मतलब है मेथड्स को अप्लाई करते हुए काम करेंगे, मतलब नियमों को अप्लाई करते हुए काम करेंगे, मतलब नियम के अनुसार काम करेंगे, देखते हुए काम करेंगे। और टू डू मेनी थिंग्स इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, ये सही आंसर है। कई कामों को करना, वो भी डिसऑर्गेनाइज्ड होकर के, है ना, कुछ यहाँ बिखरा पड़ा हो, कुछ वहां बिखरा पड़ा हो, आधा काम इधर फैला है, आधा काम उधर फैला है, इस तरीके से। टू बी लेजी एंड अनविलिंग टू वर्क, ये नहीं, आलसी होना और अनिच्छा जाहिर करना कि आपका काम करने का मन नहीं, ये भी इसका मीनिंग नहीं है, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम को करना, वेरी गुड। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये एक फ्रेज है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या होता है? अब आप समझिए, बचपन में कंचियां सबने खेली होंगी, छोटी छोटी कंचियां, कहीं पर गिट्टी पड़ी हुई हो, आरसीसी वाली गिट्टी जिससे घर बनता, छत ढाली जाती है, और आपकी एक कंची जो उसी गिट्टी में गिर जाए और गलती से वो अंदर चली जाए, आप क्या करोगे बताओ? चले आओगे, देखा जाएगा, पड़ी रहने दो? नहीं, आप ऐसे से हाथ से सारी गिट्टियां हटाओगे, एक एक पत्थर हटाओगे, छोटी छोटी गिट्टियां भी हटाओगे ताकि मिल जाए आपको। तो लीव नो स्टोन अनटर्न, जब आप पत्थर को हटाओगे तो ऐसे से वो ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे से ऐसे हो रहा है, अनटर्न, टर्न कर दे रहा ना। तो एक भी पत्थर ऐसा नहीं जो आपने पलट के ना देखा हो। सिक्का ही मान लीजिए, कहीं पे पत्थर बड़े बड़े पड़े हुए, उसमें एक सिक्का चला जाता है, तो आप क्या करोगे? एक एक पत्थर हटा करके देखोगे, देखोगे ना सर, एक एक पत्थर हटा करके, ताकि मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए। तो हर संभव कोशिश करके देखना, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, हर संभव कोशिश करके देखना। क्या होगा बताइए? टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हर संभव प्रयास करके देखना ताकि समस्या का समाधान निकल जाए, ठीक, ये इसका मीनिंग है। बाकी टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन, ये तो वही हो गया, ऊपर से नीचे कर देना, सब कुछ नहीं। अकस्टम्ड के साथ टू लगता है, ये याद रखिएगा, माहिर हो जाना, मंझ जाना, फेमिलियर हो जाना। फ्यूरियस एक एडजेक्टिव है जिसका रिलेशन एंग्री से है, किससे है? गुस्से से। एक हॉलीवुड मूवी तो है फास्ट एंड फ्यूरियस, गुस्सा, गुस्सा। इन हॉट वाटर, इडियम है ये। आप बताओ सर, इन हॉट वाटर का मीनिंग क्या हो सकता है? इन हॉट वाटर का मीनिंग क्या? आदमी अगर गर्म पानी में है तो जल ही तो जाएगा। आप ठंडियों में भी नहाते हैं तो गर्म पानी से नहाते कि गुनगुने पानी से नहाते हैं? आप ना लूक वार्म वाटर से का इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी। हॉट वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गर्म पानी में अगर आप हैं तो आप मुसीबत में हैं, दुविधा में हैं, है ना, आफत में है एक तरीके से। इन ट्रबल इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? इन ट्रबल इसका सही आंसर होगा। हाँ, मेक बिग टाइम, बताइए मेक बिग टाइम का क्या मीनिंग हो सकता है? टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। मेक बिग टाइम सरल है, आसानी से समझ सकते हैं। अटेन फेम एंड सक्सेस, सफल होना, फेम मतलब प्रसिद्धि, प्रसिद्धि हासिल करना, सफल होना। स्पेंड मोर देन वन अर्न्स, जितना आप कमाए उससे ज्यादा उड़ा दें, खर्च कर दें। रीच अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, समय से पहले पहुंच जाना। अर्न मोर देन नीडेड, आवश्यकता से अधिक जो है वो कमा लेना। क्या होता है देखिए ना, मेक बिग टाइम, रिलेट कर लीजिए सर आसानी से। मेकिंग बिग टाइम मतलब खूब सारा पैसा कमाना, खूब सारी फेम गेन करना, ये इसका मीनिंग होगा। ठीक है,
क्या लगता है आप सभी को? ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्न मोर देन वन नीडेड, कि ऑप्शन नंबर ए होगा? आप जल्दी बताइए सर, टेल मी फास्ट। मेक बिग टाइम का मीनिंग क्या होता है? आप जल्दी बताइए। मैंने तो अपनी तरफ से बताया कि यही होता है। टू बी सक्सेसफुल इसका मीनिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है एक ईडियम पे बेस्ड। रीड बिटवीन द लाइंस ईडियम है। क्या लगता है इसका क्या मीनिंग होता है? रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है चीजों को बहुत बारीकी से सोच समझ के देख सुन के पढ़ना, ताकि कुछ भी छूट ना जाए, है ना। कई बार क्या होता है कि आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, बड़ी बड़ी लिखी हुई हैं, आपने वो पढ़ ली और साइन कर दिया। कई बार उन बड़े बड़े वर्ड्स के बीच में छोटे छोटे वर्ड्स भी लिखे रहते हैं, वो नहीं पढ़े और आपने साइन कर दिया और बाद में आप धोखा खा गए। तो रीड बिटवीन द लाइंस भी करिए, ताकि जो छोटा छोटा भी लिखा हुआ हो, छिपा के जो लिखा गया हो, वो भी आपको दिख जाए। रीड बिटवीन द लाइंस ये है। रीड केयरफुली ईच एंड एवरी वर्ड रिटन। एक एक शब्द को बहुत ही केयरफुली पढ़ना, ये इसका मीनिंग। ये ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए अगला फ्रेज, अ गुड टर्न। ऑफलाइन क्लासेस में मैं जिन नोट्स से पढ़ाता हूं या मैंने जो नोट्स रेडी किए हैं, मैक्सिमम कंटेंट जो है, चाहे वो वोकैब का हो, चाहे वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का हो, चाहे वो रूट, चाहे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस का हो, सब उसी वोकैब से ही है, उसी कंटेंट से ही है। अ गुड टर्न मैं अपनी क्लासरूम में कराता हूं, उसी से ही है ये। हाँ, मैं जानता हूं कि ये उसी का, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं ये क्यों कहूंगा कि मेरा ही कंटेंट है? ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसका फायदा लीजिए। A good turn। गुड टर्न का मतलब होता है किसी की मदद करना। पूरा फ्रेज है डू somebody a good turn। डू somebody a good turn, किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना, इसका मीनिंग होता है। तो क्या होगा? हेल्पफुल एक्ट होगा। अब ये अच्छा क्वेश्चन था, इसके चारों ऑप्शंस बहुत ही नजदीक हैं। जैसे लकी चांस, गुड के रिलेट से रिलेट कर रहा है। प्लीजेंट एक्सपीरियंस का प्लीजेंट भी गुड से रिलेट कर रहा है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी का ग्रेट भी गुड से रिलेट कर रहा है। तो आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे यहां पर, और आपका दिमाग जो है डाइवर्ट भी हो सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, यार ये तो नहीं सही है, ये तो नहीं सही है, ये तो नहीं सही है। ऐसे में एग्जैक्ट मीनिंग मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्यों अच्छा मैं कह रहा हूं? क्योंकि इसमें आपको चारों जो ऑप्शंस हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो यू नीड टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज, तब आप हाथ लगा पाएंगे। द फ्रेज इज डू समबडी अ गुड टर्न, जिसका मतलब है डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, डू एन एक्ट ऑफ इन हेल्पिंग नेचर। तो गुड टर्न का ये सही हो जाएगा, आ हेल्पफुल एक्ट जिसको कहते हैं। क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आ हेल्पफुल एक्ट, जिसमें आप किसी की मदद कर रहे हो। हाँ, से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, ये ईडियम जो है मेरे नोट्स में है। मैं जिस नोट से पढ़ाता हूं, जो नोट्स मैंने रेडी किए हैं, उस नोट्स में है। अभी तक का जो मैंने सेट सॉल्व कराया है, और जो मैं ऑफलाइन क्लास में भी इन सेट्स को सॉल्व करा रहा हूं, अभी तक का ईडियम जो है मेरे क्लास नोट से बाहर का नहीं है। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। अब आप बताइए, आपके दांतों के ऊपर स्किन होती है, वो कितनी मोटी होती है? इनफैक्ट ये नहीं बोलना चाहिए वो कितनी पतली होती, बोलना चाहिए बहुत पतली होती है ना। दांतों के ऊपर जो स्किन होती, मसूड़े जिनको बोलते हैं, कि बहुत मोटे, इतने मोटे होते हैं, बहुत पतली स्किन होती। तो जब इतनी कम दूरी से आप बचे हैं एक तरीके से, बाय द स्किन ऑफ, ये इसका मतलब होता है बाल बचना, इसका ये मीनिंग होता है। नैरो स्केप जिसको बोलते हैं, नैरो स्केप जिसको बोलते हैं, है ना, नैरो स्केप, बाल बचना। तो दांतों के ऊपर की स्किन कितनी पतली है, उतनी दूरी से आप बच गए हैं एक तरीके से। नैरो मार्जिन, बाय अ वेरी नैरो मार्जिन, ये इसका मीनिंग है। चलिए, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, ये भी एक इडियम है। इसका क्या मीनिंग है? बी ग्लैड, खुश होना, टू सी द बैक ऑफ समबडी, किसी की पीठ देख करके आप खुश हुए हैं, यही तो मतलब है। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ समबडी, किसी की पीठ देख करके खुश हो। किसी की पीठ देख करके खुश होने का क्या मतलब है? कोई व्यक्ति अगर आया है तो उसका चेहरा दिखेगा, तो आया है तो चेहरा दिखेगा, गया है तो पीठ दिखेगी, और आप खुश हैं उससे, तो मतलब कोनो चला गया है तो इससे आप खुश हैं, इसका ये मीनिंग है। बताइए क्या होगा? सो बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, ये इसका मीनिंग। कोई व्यक्ति जब चला गया तो इस बात से आप बहुत ज्यादा खुश हैं।
ये ईडीएम है आपके सामने, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बताइए कि गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने किसी कार्य को करने की कोशिश की लेकिन वो कार्य हो नहीं पाया, तो आपने सब कुछ फिर से नए सिरे से करना शुरू किया। मान लेते हैं कि आप कमल का फूल बना रहे हो, देखिएगा ध्यान से, आप कमल का फूल बना रहे हो, ऐसे करके आपने कुछ बनाया, ऐसे करके फिर पता चला कि ये तो गड़बड़ बन रहा है। एक होता है गड़बड़ में आप हल्का सा इसे खाली इरेज कर ले ऐसे, एक होता है कि गड़बड़ जो आपसे हुआ वो इतना ज्यादा गड़बड़ हो गया कि आपने क्या किया, सबे इरेज कर दिया, तो फिर से कोरा कागज आ गया ना, ड्राइंग बोर्ड फिर से कोरा हो गया। तो किसी कार्य में ये गड़बड़ी हो जाए जिससे कि आपको उस कार्य को फिर से नए सिरे से ही करना पड़े, जीरो से ही स्टार्ट करना पड़े, दिस इज कॉल्ड गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसे ड्राइंग बोर्ड की जगह कई बार यहां पर स्क्वायर भी आ जाता है। स्क्वायर जो चौराहा होता है उसे स्क्वायर बोलते हैं। कई बार आदमी एक चौराहे से लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, कोई टर्न लेता है और थोड़ी देर बाद घूम करके फिर से उसी चौराहे पे आ जाता है, गो बैक टू द स्क्वायर, जिसका मतलब है जहां से शुरू किया था वहीं पे फिर से आ गए हैं। क्या आंसर हो सकता है? देखिए, स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर प्लान्स फेल्ड। हाँ जी, ये आंसर है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट, ईडीएम है। ब्लूप्रिंट नहीं जानते किसको बोलते हैं? कोई भी योजना जब शुरू होने वाली होती है, उस पर जब क्रियान्वयन शुरू होता है, उससे उस पर इंप्लीमेंटेशन कर दिया जाता है, तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है उससे पहले कि कैसे कैसे इस योजना पे आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, ठीक है, उसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। क्या होगा? प्रपोज द प्लान ऑफ अ सीक्रेट मीटिंग, हाँ, सबमिट अ प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर अ ब्लू कलर्ड जॉब, have a building plan printed in blue, give a detailed plan or scheme। ये होगा ब्लूप्रिंट। किसी चीज का जो है, किसी चीज का ब्लूप्रिंट यही होता है कि कैसे कैसे योजना पर काम किया जाएगा, कितना खर्च आएगा, कितना एरिया कवर किया जाएगा, कितना टाइम लगेगा, तो ऑल इन्स एंड आउट्स इसमें हो। किसी भी परियोजना का जो ब्लूप्रिंट है वो सब बताता है कि ऐसे ऐसे इस पे काम किया जाएगा। सो डिटेल्ड प्लान जो होता है उसको कहा जाता है ब्लूप्रिंट। बताइए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कहने वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो ईडीएम पूछा गया है 10+2 के इस बार एग्जाम में, ये मेरे नोट्स से आया हुआ, मतलब नोट्स में गिवन है। आया हुआ का मतलब यही कि मैं भी इसे पढ़ाता हूं अपने नोट्स में। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है अचानक से कुछ हुआ और वो चीज सडन होने के साथ साथ नेगेटिव भी रही, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इसको कहते हैं। ब्लू का रिलेशन यहां आसमान से है, ठीक। आसमान से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बारिश की। आसमान से आप जो है हथगोले भी एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब हेलस्टॉर्म्स भी एक्सपेक्ट करते हैं क्या? भाई एक किसान होने के नाते आप आसमान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कि बारिश हो। बारिश के साथ साथ पत्थर तो नहीं एक्सपेक्ट करते ना, है ना, कि बारिश वाले पत्थर भी गिरने लगे, हेलस्टॉर्म्स भी हो जाए। तो बारिश होगी तो अच्छा लगेगा, हेलस्टॉर्म ये क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड भी रहा और नुकसानदायक भी हुआ। कक्षा 10 में एक चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसमें लेंचो जो है हु इज अ फार्मर, ही रोट अ लेटर टू द गॉड इन विच ही आस्क्ड हिम टू गिव मोर रेन्स, एज मच रेन्स एज पॉसिबल। तो वो बारिश भी होती है तो वो रेंचो बहुत खुश होता है, लेकिन बारिश के बाद फिर वहां पर जो है पत्थर गिरने लगते हैं, तो वो जो पत्थर गिरते हैं इट्स लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू आसमान हो गया और बोल्ट को ही आप एक पत्थर के रूप में ले लीजिए। या आप खुले आसमान के नीचे से जा रहे हो, अचानक से कोई पत्थर का टुकड़ा नट बोल्ट गिरे आपके ऊपर, तो क्या आप खुले में जा रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर से नट बोल्ट गिरेगा, ये कौवा ऊपर से पटी कर जाएगा? नहीं ना। तो जो सडन है, अनएक्सपेक्टेड है और नेगेटिव है, उसको कहते हैं। बताइए क्या होगा? बताइए, समथिंग दैट हैपन सडनली एंड इज नेगेटिव इन नेचर, ये भी इसका मीनिंग है, ठीक है। हाँ, जो एकाएक हो और नेचर से नेगेटिव भी हो। चलिए जी, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, ईडियम है। बताइए क्या मीनिंग होता है? कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब है कीमत। कीमत क्या रही हो? एक हाथ और एक पैर।
किसी चीज को हासिल करने में आपको एक हाथ और एक पैर गंवाना पड़ गया हो, कोई चीज इतनी महंगी निकली हो एक तरीके से कि उस, या इतनी मुश्किल निकली हो, इतनी एक्सपेंसिव, इतनी कॉस्टली लगी हो कि आपको लगा हो कि उसको हासिल करने में एक हाथ और एक पैर आपका चला गया, तो क्या है सर? जो चीज बहुत महंगी होगी, जो चीज बहुत महंगी होगी, इजीली अवेलेबल नहीं, रादर चीप भी नहीं, वर्दी ऑफ द कॉस्ट नहीं, बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, नॉट जस्ट वेरी एक्सपेंसिव, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, जो चीज बहुत महंगी रही हो। इज इट क्लियर? पॉसेस का मतलब जो होता है अधिकार रखने से होता है। क्या होता है? पोसेशन का मतलब अधिकार से होता है, जिस चीज पे आपका हक हो, पोसेशन बोलते हैं। अरे रियल एस्टेट का बड़ा पॉपुलर वर्ड है। आपके घर में अगर कोई रियल एस्टेट में हो, है ना, प्रॉपर्टी डीलिंग में हो, तो वहां बोलते हैं कि आप जो है ना 50% अमाउंट दे दीजिए, 50% अमाउंट जो है आफ्टर पोसेशन, कब्जा दिला देने के बाद, पोसेशन के बाद, मालिकाना हक के बाद मिल जाएगा। चाइल्ड्स प्ले एक बड़ा ही इजी फ्रेज है। चाइल्ड्स प्ले किसको बोलते हैं? चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है एक सरल काम, बच्चों का खेल। हिंदी से लिखा है ना, चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। देखिए, समथिंग दैट एवरीबॉडी नोज हो सकता है, समथिंग चिल्ड्रन हैव मेड बाय देमसेल्व्स, ये नहीं होगा कि बच्चों ने बनाया हो। समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, ये होना चाहिए, है ना। कोई भी काम जो बड़ा ही सरल हो करना। नहीं, ऑप्शन नंबर ए को मत चूज करिए, वो चीज जो सबको जानता हो। नहीं 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 सर, चाइल्ड्स प्ले का मतलब है बच्चों का खेल। बच्चों का खेल कब बोलते हो? ये काम करना बच्चों का खेल नहीं, ये काम करना बच्चों का खेल नहीं है। किसी काम को करना जब बड़ा ही सरल हो तो वहां बोलते हैं क्या? बच्चों का खेल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को चूज करिए बंधुवर। किसको चूज करिए? सी को चूज करिए। देयर आर कब होगा, देयर इज कब होगा? बड़ी सरल सी बात है। देखिए, आपने कहा देयर इज अ बॉय, जब लड़के की संख्या एक है देयर इज लगाइए, और यहां पर अगर कर दिया जाए सम बॉयज, लड़कों की संख्या बढ़ गई तो फिर देयर आर हो जाएगा। जल्दी बताओ शुभम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब संख्या एक है तो देयर इज लगाइए, संख्या ज्यादा है देयर आर, मतलब सिंगुलर वर्ब लगानी है अगर आगे का नाउन सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल वर्ब लगानी है अगर आगे का नाउन या सब्जेक्ट प्लूरल है। बड़ी ही सरल सी बात है। गेट योर डक्स इन अ रो। अब आप समझो, इन अ रो का मतलब क्या होता है? एक लाइन में डक्स, बतके हैं, मान लो आपने कई सारे बतके पाल रखी हैं, कुछ अलग बैठी, कुछ अलग बैठी, इधर उधर सब बैठी हुई हैं, आपने सबको बोला लाइन में आ जाओ। अब मेरी बात समझिए, आप डक को एक खिलौने के रूप में ले लीजिए। मान लीजिए बहुत सारे खिलौने आपने फैला रखे हैं, फिर आपने उन सारे खिलौनों को एक लाइन में रख दिया, यू पुट देम इन अ रो। तो किसी काम को एक ऑर्गेनाइज वे में करना, चीजें इधर उधर फैली ना हो, एक ऑर्डर से रखी गई हो, यही इसका मीनिंग हो सकता है। देखिए, हैव एवरीथिंग मेसिली अरेंज्ड, ये तो गलत है। मेस का मतलब सब आपस में मिला देना, कुछ यहां पड़ा। मेस भरते को कहते हैं। भरता कैसे बनता है? आलू, नमक, तेल, प्याज सब मिला दिया जाता है, जीरा, धनिया सब मिला देते हैं, तो वो मेस करना होता है, मिला देना। देखिए, सॉन्ग्स को मेस किया जाता है, कई सारे सॉन्ग्स एक साथ आते हैं, मेस अप होता है उसका। हैव नथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, ये भी नहीं होगा, कोई चीज ऑर्गेनाइज ना हो। हैव एवरीथिंग इम्प्रॉपरली डिसऑर्गेनाइज्ड, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, हर चीज को ढंग से ऑर्गेनाइज करके रखा गया हो, सब कुछ एक ऑर्डर में हो। समझ में आ गया सर? सब कुछ एक ऑर्डर में हो, यस, प्रॉपरली अरेंज्ड होगा। सोचो, हो सकता है आपने कभी भी ये इडियम देखा ही ना हो, डक्स इन अ रो, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे तो जरूरी तो ना कि जो आपने नहीं पढ़ा उस पर आप हाथ पांव नहीं मार पाएंगे। नॉलेज इसीलिए आदमी गेन करता है कि हूबहू जो उसने पढ़ा है अगर वो नहीं भी आएगा पेपर में तो भी वो ना हाथ पांव मारेगा, वो कुछ दिमाग लगा सकेगा और उसी से वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसका। अ सी चेंज। अब आप देखिए, अगर आप मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो आप खुद जानते हैं कि ये जो फ्रेज है जो कि 10+2 में पूछी गई, मैं अपने नोट्स में कराता हूं। हाँ, बाहर का कुछ नहीं आना सर, बाहर का कुछ नहीं आना। सी चेंज बोलते हैं बड़े बदलाव को। सी चेंज किसको बोलते हैं? एक बड़े बदलाव को। डाइवर्ज में रूट वर्ड नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सी चेंज, बड़ा बदलाव जिसको कह सकते हैं। सी, समंदर में बदलाव आ गया। समंदर में बदलाव आएगा तो भूकंप, सुनामी, बाढ़, तबाही, ये सब आ जाएगा ना। तो एक डिसाइसिव चेंज, बिग मैसिव चेंज। जैसे हम ना थक गए थे कांग्रेस से, थक गए थे कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। वी वांटेड अ सी चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स, देन वी वेंट विद बीजेपी, वी ऑप्टेड फॉर बीजेपी। हमने बीजेपी को चुन लिया, कीपिंग इन माइंड कि सी चेंज होगा। अब सी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है ये आप जानिए, है ना। खैर,
कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इसका सही आंसर होगा। पूरा का पूरा बदलाव जो हो गया है ना, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी। टेररिस्ट किल थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल इन कोल्ड ब्लड। हिंदी में एक शब्द होता है निर्मम हत्या, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। बोलते तुम्हारा खून नहीं खौलता, खून कैसा है सर? गर्म है, गर्म है। अगर खून ठंडा पड़ जाए आपका तो आपकी संवेदनाएं मर गई। जैसे कुछ आपने गलत देखा तो कहा गया साले तुम्हारा खून नहीं खौलता है, ठंडे क्यों पड़ गया? खून तुम्हारा खौलता नहीं है कुछ गलत देख करके, तो वार्म है, गर्माहट है खून में एक तरीके से। और अगर खून ठंडा है, कोल्ड ब्लड है, इसका मतलब है आप में संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है, तो निर्मम हत्या कर सकते हैं आप। समझे? कोल्ड ब्लडेड मर्डर यहीं से आता है, जब संवेदनहीन होकर के कोई काम करता है तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर बोलते हैं। बताइए, क्रूअली विदाउट एनी इमोशंस, बहुत ही निर्दयता के साथ, बिना किसी इमोशन के साथ ये बोला जाता है। मेरी याद आती है, अरे अच्छी बात है मुझे भी आप सबकी याद आती है, बहुत अच्छी बात है। जरूर आइए मिलने के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है। साइड प्लीज, नहीं साइड तो नहीं होगा मैं, मेरा घर है, मैं जहां मन करेगा वहां रहूंगा। तुमको एडजस्ट जैसे करना हो करो भाई, जाओ ना, लेकिन एडजस्ट करो। टेररिस्ट हो गया होगा, कोल्ड ब्लडेड हो गया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चेक कर लीजिए। टू मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब होता है 2 वक्त की रोटी कमाना। ये मेरे नोट्स में है। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप भूखों मर जाएंगे, पर इसका ये मतलब भी नहीं होता है कि आपके पास बैंक में बहुत सारा पैसा होगा, जैसे तैसे करके आप घर चलाएंगे। जैसे लॉकडाउन जब हुआ था तो लोगों के लिए इसका ही बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था, है ना। बहुत मुश्किल से लोग जो है वो बोथ हैंड्स मीट को अरेंज कर पा रहे थे। ध्यान से देखिए, कई बार ये जो फ्रेज है इसमें बोथ वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता, खाली इतना होता है मेक एंड्स मीट। तो चाहे बोला जाए मेक बोथ एंड्स मीट और चाहे कहा जाए मेक एंड्स मीट, इसका यही मतलब होता है 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना, जैसे तैसे करके अपना पेट पालना। ठीक है, यस, कोई बात नहीं अनमोल, वेरी गुड इवनिंग। प्रवीण, ऋचा मैम, आकांक्षा मैम, वेरी गुड इवनिंग जी। बताइए 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 क्या होगा, बताइए क्या होगा। यस, हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव, पर्याप्त पैसा हो बस का, जस्ट उतना ही पैसा हो जिससे मरेगा नहीं आदमी। जस्ट इनफ मनी टू सर्वाइव, सिर्फ जीने भर का पैसा हो और ज्यादा ना हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ठीक। ड्रैग योर फीट, ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींचना होता है। ड्रैग मतलब खींचना, फीट मतलब पैर, अपने पैर खींचना। अब सोचो, अपने पैर खींचने का मतलब क्या हो? डर के मारे पीछे हट जाना। अपने पैर खींचने का मतलब यही तो होगा कि विड्रॉ कर लेना, डर जाना, पीछे लौट आना एक तरीके से। बताइए क्या होगा? यस, ये होगा डिले टेकिंग अ डिसीजन, किसी कार्य को या कोई डिसीजन लेने में एक तरीके से देर करना, है ना। डिले टेकिंग अ डिसीजन जिसको कहा जा सकता है। कोई डिसीजन जब लेना तो मतलब लेट करना, एक तरीके से टाल मटोल करते रहना जिसको कहा जाता है। वॉक अनस्टेडीली का मतलब होता है रुक रुक कर चलना। स्टडी होने का मतलब है लगातार किसी काम को करना। अनस्टडी होने का मतलब है इरेगुलर होकर के करना। हरकुलियन टास्क बहुत ही कॉमन फ्रेज है, बहुत कॉमन फ्रेज है, बहुत दफा आपने पढ़ी होगी, मेरे नोट्स में भी। हरकुलियन टास्क का मतलब है एक ऐसा काम जिसको करने में लॉट ऑफ डिफिकल्टी हो, लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए हो, लॉट ऑफ पैशन चाहिए हो, लॉट ऑफ डेडिकेशन चाहिए हो, जिगरा चाहिए हो, एक तरीके से एक मुश्किल काम जो हर किसी के बस की बात ना हो एक तरीके से। यस, इंपॉर्टेंट टास्क नो, इमीडिएट टास्क नो, टास्क फॉर ब्रेव पीपल यस, कुड बी अ टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, ये इज द राइट आंसर। ठीक, सी और डी में कुछ हद तक फाइट थी, लेकिन सी जीत जाएगा। डी में लिखा है एक टास्क जो बहादुर लोगों के लिए हो, सी में लिखा है एक टास्क जिसको बहुत ज्यादा प्रयासों की जरूरत हो। तो यही इसका मीनिंग है। हरकुलियन टास्क का मतलब होता है अ टास्क विच इज कंसीडर्ड वेरी डिफिकल्ट, जो बहुत मुश्किल टास्क है एक तरीके से। ठीक है, गुड इवनिंग आकाश, वेरी गुड इवनिंग। अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं ना आप सभी लोग, कसम खाइए इसकी, तो काम नहीं चलेगा सर ऐसे। आप नहीं प्रमोट करेंगे तो कहा आपका पड़ोसी या पड़ोसन प्रमोट करेगा? हाँ, आप ही प्रमोट करिए सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गेटिंग बटरफ्लाइज इन वन स्टमक, इसका क्या मतलब होता है? पेट में चूहे कूद रहे हैं। गेटिंग बटरफ्लाइज इन वन स्टमक, गेटिंग बटरफ्लाइज इन वन स्टमक का मतलब क्या होता है? टू बी सस्पिशियस ऑफ समवन, किसी व्यक्ति को लेकर संदेह करना,
ऑफ लगाते हैं सस्पिशियस के बाद याद कर लीजिएगा। टू बी वेरी एंग्री विद समवन, किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा होना। टू बी एंग्शियस, एंग्री के साथ विद लगाते हैं जब आगे पर्सन आए, ये भी याद कर लीजिएगा। टू बी एंग्शियस एंड नर्वस, बहुत ज्यादा बेसब्र होना, घबराया हुआ भी होना। टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ वन सेल्फ, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगता है, ये भी याद कर लीजिएगा। अपने आप को लेकर बहुत भरोसा जब आपके भीतर हो। तो क्या सही आंसर होगा, जल्दी बताओ, टेल मी फास्ट। सी, रणंजय, वेरी गुड, वेल ट्राइड। योगिता, रणंजय, सरिता, बताइए। साइना, वेरी गुड वेरी गुड। सी ऑप्शन, जी बताइए। गेट बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक का यही मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हो, परेशान हो एक तरीके से, है ना, नर्वस हो, छटपटाहट में हो। आप तितली को देखिए, तितली को देख के क्या लगता है, ऐसे डरी हुई भागती रहती। गौर करिए कभी, तितली जब उड़ती है तो उसको देख के ये नहीं लगता कि बहुत कॉन्फिडेंस में है वो, है ना, वो कभी दाएं बाएं होती रहती, इधर गई। गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, तो नर्वस होना एक तरीके से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन क्लाउड नाइन, बड़ी ही पॉपुलर फ्रेज है, इतनी पॉपुलर है कि अब एक कॉमन फ्रेज बन गई है, खूब पूछी जाती है पेपर में। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है सातवें आसमान पे होना। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, इट मींस एक्सट्रीमली हैप्पी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बड़ी ही पॉपुलर फ्रेज है, बड़ी ही पॉपुलर फ्रेज है जी। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, ईडियम बताइए। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, इस ईडियम के मीनिंग बताइए। वैसे तो ये ईडियम मैंने पढ़ाया नहीं है, पर मैं समझता हूं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। अग्रीइंग टू एन आइडिया, ठीक, किसी आइडिया को मानना। कमिंग टू अ कंक्लूजन, किसी नतीजे तक पहुंचना। एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये आंसर है सर। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग मतलब एक रेखा बना दी, ठीक, यहीं तक चलेगा, यहां तक मानेंगे बस, इसके आगे एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो लिमिट सेट कर दी आपने, बस इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं। तो एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी चीज को स्वीकार करना लेकिन यहीं तक, इसके आगे नहीं, यहीं तक, इसके आगे नहीं, ठीक है। अब पढ़िए। द फ्रेंड्स क्वारल्ड समटाइम अगो, समटाइम मतलब पहले, कभी दोस्तों के बीच में लड़ाई हुई थी पहले कभी, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक अप विद ईच अदर। मेकअप विद ईच अदर, ईडियम बताइए। मेकअप का मतलब क्या होता है सर? मेकअप किस लिए किया जाता है? ताकि जो कमियां हैं उन कमियों को बराबर किया, छिपाया जा सके, है ना, बराबरी की जा सके। मेरी बात आप समझ रहे, बराबरी की जा सके। हाँ, मान लीजिए कि गाल के इस हिस्से पर क्या कहेंगे उसको, रैशेज हो गए किसी वजह से, रैशेज हो गए, तो आपने इसे मेकअप अप्लाई किया, इधर साफ दिख रहा है, इधर साफ नहीं दिख रहा, मेकअप आपने अप्लाई किया ताकि इधर भी वैसे दिखने लगे जैसा इधर है, तो मेकअप किया ना, बराबर कर दिया एक तरीके से। तो अभी लड़े थे तो अब वो एक दूसरे के साथ जो है तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में तालमेल बिठाना। दिस इज कॉल्ड टू सेटल योर डिफरेंसेस, टू सेटल योर डिफरेंसेस, यही होता है सर। ब्लेम ईच अदर नहीं, वो तो फिर से आरोप लगाना, कंपीट भी नहीं करना है, पार्ट फॉरएवर, अलग होना भी नहीं है। डिफरेंसेस को सेटल करने का मतलब होता है जो आपस में मनमुटाव है, तनातनी है, उसको खत्म कर देना, राइट। हाँ, टू सेटल योर डिफरेंसेस। जल्दी आंसर किया करें। मुझे अक्सर लगता है कि मैं पहले आंसर कर देता हूं, आप पीछे हो जाते हैं। डरते हैं क्या भैया? टू बी इन द डार्क, बी इन द डार्क का मतलब क्या था? डार्क मतलब अंधेरा, तो अंधेरे में होना। अगर आप अंधेरे में हैं तो यानी कि क्या हो रहा है आपको मालूम ही नहीं है। टू बी इन द डार्क यानी कि अंधेरे में होना। अगर आप अंधेरे में हैं या आपको अंधेरे में रखा गया है तो आपको कुछ मालूम ही नहीं है, यानी कि अनअवेयर होना, अननोन होना, अनफेमिलियर होना, बैड मूड में ना होना। ये फ्रेज है, याद कर लीजिएगा। इन अ बैड मूड एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है गुस्से में होना, ठीक। हाँ, एग्जैक्टली। टू नॉट नो समथिंग अदर्स आर अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ ऑफ लगता है, ये भी याद कर लीजिएगा। वो चीजें ना जानना जो दुनिया जान रही है, जो बाकी लोगों को मालूम हो। अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, डरा हुआ होना, ठीक। टू बी इन द डार्क और टू बी केप्ट इन द डार्क, अंधेरे में होना या अंधेरे में रखा जाना, इसका यही मतलब होता है कि दुनिया को जो मालूम है वो आपको मालूम ना हो। गुड, वेरी गुड। ग्रे एरिया माइंड में भी होता है, जो चीज सुलझी हुई ना हो, ग्रे एरिया। दिमाग आपका जब ढंग से ना काम कर रहा हो तो वो ग्रे एरिया है माइंड का, ठीक। अनक्लियर, अनसर्टेन जिसको बोलते हैं। कोई भी चीज अगर ग्रे एरिया में है तो वो अनसर्टेन है, अनडिसाइडेड है, अनक्लियर है, जो चीज भी क्लियर नहीं है। अनयूजुअल स्पॉट, अनस्पोकन ट्रूथ, एक सच्चाई जिसको बोला नहीं गया, स्पेशल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये भी नहीं बोलना चाहिए। अनक्लियर सिचुएशन, ग्रे एरिया का ये मतलब है कि इस पर अभी पर्दा नहीं उठाया गया,
ठीक है, किसी मामले पे बहुत कुछ बता दिया गया पर ये अभी ग्रे एरिया है, इस पर से अभी पर्दा नहीं उठाया गया, इसकी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया। ठीक है ना। वेरी गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग। चलो, इम्यून का ऑन टेंटर हुक्स, सोचो कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूं, अभी मैराथन सेशन में भी पढ़ाया था मैंने ऑन टेंटर हुक्स, पेपर में आया हुआ है। सोचो लगभग सब पढ़ा हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि नहीं पढ़ा हुआ नहीं है, मैंने पढ़ाया नहीं है, मेरे नोट्स में नहीं होता ये। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है जब संशय की स्थिति, चीजें लटकी हुई हो किसी चीज से, न जाने कब तक लटकी रहेंगी, कब गिर जाए, कब टूट के गिर जाए, तो जो संशय की स्थिति है ना, घबराहट की स्थिति होती, नर्वसनेस की स्थिति होती, स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी जिसको कहा जाता है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। सैड नहीं, हैप्पी नहीं, एंग्री नहीं। ठीक, वेरी टेंस, मतलब जब आप बहुत टेंस हो, परेशान हो, क्या होगा क्या नहीं होगा पता ना चल रहा हो। राइट जी, अब बताइए अंडर रैप्स, अंडर रैप्स का क्या मीनिंग हो? रैप नहीं समझते हैं, रैप करना, जैसे एक ये रैप, जैसे ये देखिए ना, ये इसमें बिस्कुट्स हैं, ये देखिए बिस्कुट्स हैं, ये रैप है, रैपर है इसका, इसमें इसको रैप किया गया, इसके भीतर है। रैप का मतलब कवर से होता है, रैप का मतलब किससे होता है बंधुवर? कवर से होता है। तो अंडर रैप्स का मतलब होता है कवर करते हुए, ढकते हुए। तो ढकते हुए का मतलब क्या? जैसे ये देखिए, कोई चीज मैंने ऐसे ऐसे यहां डाल ली, ऐसे ऐसे रख लिया, तो अंडर रैप्स है, पता चलेगा इसमें? बताओ क्या है? नहीं पता चलेगा ना। हाँ, छिपाने से रिलेट करेगा, किससे? डबल लेयर्ड नहीं होगा, दोहरी लेयर हो। अंडर एस्टिमेट पे नहीं होगा कि आकलन से कम। ओपनली तो उल्टा हो जाएगा, अंडर हैंड हो जाएगा। अंडर हैंड, अंडर हैंड समझते ना, ऐसे धीरे से हाथ से नीचे से पता ना चल पाए, है ना। एक होता सामने से रुपया दिया गया, एक होता चोरी चुप के जो घूस दी गई नीचे से, टेबल के नीचे से, समझ रहे ना। अंडर हैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अंडर हैंड बोलते हैं जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी किसका? 15 का। फटाफट आगे बढ़िए। टू गो रेड इन द फेस, चेहरा लाल हो गया हो आपका, ये तब होता है जब आप नर्वस हो बहुत ज्यादा, हाँ परेशान हो बहुत ज्यादा, हमारे टेंशन के, हमारे डर के, घबराहट के चेहरा लाल हो जाए, ऐसे ही तो होता होगा, बताओ ऐसे ही तो होता होगा, पढ़ लेते हैं। टू फील एम्बैरेस्ड हो सकता है, टू शाउट एट समवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ना ना ना, गुस्से से चेहरा लाल हो गया। टू फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड, ये भी नहीं होगा। टू फील एक्सट्रीमली इरिटेटेड, ए और डी में क्लोज फाइट है, जब आप बहुत गुस्से में हो, एक तरीके बड़ी उलझन जैसी हो। मैं तो कहूंगा सर शर्म से होना चाहिए सर, टू गो रेड इन द फेस, ठीक, शर्म से होना चाहिए। बाकी आप चेक कर लीजिएगा। हाँ ए होगा मेरे हिसाब से, गो रेड इन द फेस, टू फील एम्बैरेस्ड, जब आप ना शर्मिंदा महसूस करें, ठीक है ना, शर्मिंदा महसूस करें। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप सभी लोग, जरूरी नहीं कि जो सामने व्यक्ति आपको बता दे उसको आप 100% ट्रू मान लें। आपको अगर कहीं से लगता है कि वो गलत हो सकता है, द बेटर ऑप्शन इज ऑलवेज टू चेक, है ना, इट फर्दर, फिर से चेक कर ले उसको जी। 17 हिज जोक्स फell flat on the audience, ये फ्रेज में पढ़ाता नहीं हूं, नोट्स में है मेरे। fall flat का मतलब होता है औंधे मुंह गिरना, मुंह भरा हो जाना, मुंह के बल गिर जाना। आप मुंह के बल गिर गए तो आप नहीं पकड़ पाए ना, जैसे बॉल को पकड़ने के लिए आपने डाइव मारा और मुंह के बल आप गिर गए तो बॉल तो गई मुंह के बल, है ना। तो जब किसी चीज का कोई नतीजा ना रहे, जो बेनतीजा हो एक तरीके से, है ना, बेअसर रहे जिसको कहा, तो इरिटेटेड, प्रोवोक्ड, लाफ्टर, हंसी दिलाना, डीपली टच नहीं, फेल्ड टू हैव एन इफेक्ट। डीपली टच तो उल्टा हो जाएगा, है ना, बहुत हद तक प्रभावित किया जी। फॉल फ्लैट ऑन का मतलब यही है कि असर नहीं पड़ा, एक तरीके से क्या कहेंगे इसको? असर नहीं पड़ा, फेल्ड टू हैव एन इफेक्ट। गो टू द डॉग, मरो साले ऐसे बोलते हैं, कुत्ते की मौत मरोगे बोलते हैं, गो टू द डॉग बोलते हैं ना, कुत्ते की मौत मरोगे, पानी नहीं नसीब होगा। गो टू द डॉग मतलब बर्बाद हो जाना, क्या बोलते हैं इसको? बर्बाद हो। पढ़िए, गो क्रेजी नहीं होगा, मौज मस्ती करता है। वांट समथिंग बैडली, ये भी नहीं होगा, कुछ चाहिए, बहुत बेसब्री से चाहिए। डिटेरियोरेट, शॉकिंगली, बहुत ज्यादा खराब हो जाना। फेल मिजरेबली होगा, मर जाना, बर्बाद हो जाना जिसको कह सकते हैं। कुत्ते की मौत मरना, कुत्ते जैसी हालत हो गई हो, समझने की कोशिश करो सर, कुत्ते जैसी हालत हो गई हो, बहुत दयनीय हालत, कुत्ते की मौत जिसको बोल सकते, राइट।
19 पे ये पुल समथिंग ऑफ, पुल ऑफ अच्छा फ्रेज है सर, पुल ऑफ होता है, अच्छा फ्रेज है, याद कर लो, पुल ऑफ, टू सक्सीड, टू गेन सक्सेस, टू अचीव, कुछ हासिल करना, पुल्ड ऑफ अ विक्ट्री, द कैप्टन पुल्ड ऑफ अ विक्ट्री, समझ, जीतना जिसको कहते हैं, जीतना, राइट, जीतना, क्या बोलते हैं इसको, जीतना बोलते हैं, पुल ऑफ। तो मेक समथिंग हैपन, ये आंसर होगा। मेक अ लॉट ऑफ नॉइज नहीं होगा, बहुत ज्यादा शोर करना। ड्रैग समथिंग फोर्सफुली नहीं, ये तो जबरदस्ती खींच के बाहर निकालना, वो भी नहीं। टेक आउट द कवर और लेड, ढक्कन को हटा देना, ये नहीं। पुल ऑफ का मतलब होता है जीतना, तो मेक समथिंग हैपन, मेक समथिंग हैपन, जीतना जिसको कहा जाएगा, ठीक। ड्रैग मतलब खींचना। हैव एग्स ऑन वंस फेस, मुंह लटकाए हो, मुंह कैसा होता है, गोल गोल। अंडा कैसा होता है, ऐसा। तो मुंह जब लटक जाए एक तरीके से, अंडाकार होता है। मुंह लटकाना बोलते नहीं है सर, अगर आप मुंह लटकाए हैं तो मुंह लटका दे तो मुंह अंडाकार हो गया, और मुंह अंडाकार हो गया यानी कि मुंह लटक गया, तो मुंह लटक गया मतलब आप दुखी हैं, परेशान है, निराश है, यही तो होगा, दुखी है, परेशान है, निराश है। बस पढ़ो क्या है। टू अप्लाई एग नहीं, टू बाई एग, टू थ्रो एग। मैं कितनी बार बता चुका हूं सर कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो अक्सर वो शब्द आंसर में नहीं आते। टू बी एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, ठीक है ना, किसी कारणवश आप बहुत दुखी सा महसूस कर रहे हो, हताश समय। ऑन दी हॉरिजॉन, ऑन दी हॉरिजॉन का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन देखिए इसको बोलते हैं, ये वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है। अब जैसे कि आपको ना ये एक काम करना है, बगल में ये काम रखा जो करना है, एक ये काम है करना है, ये एक काम करना है, फिर ये काम करना है, तो सब कुछ लाइन से आपने ऐसे 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 लगा रखा है। तो इफ समथिंग इज ऑन द हॉरिजॉन तो उस काम को आप करेंगे, इट्स समथिंग विच इज लाइकली टू हैपन, जिस चीज को होना है फिर अभी, है ना, ऑन द हॉरिजॉन। ऑन द कार्ड्स भी इसको बोला जाता है। इसका सही आंसर होगा द सक्सेसफुल बिगिनिंग ऑफ अ बिजनेस वेंचर, नहीं, एन इवेंट दैट इज लाइकली टू हैपन सून, यस ये होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑन द हॉरिजॉन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक घटनाक्रम जो जल्द से जल्द होने वाला है, इस तरीके से, ठीक है। टू पोक वंस नोज इनटू, सब पोक को तो आप जानते ही होंगे, पोक नहीं होता मतलब टांग अड़ाना, बीच में कूद पड़ना, कुछ बोल देना, डिस्टर्ब करना, इंटरफेयर करना, है ना। सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को पोक करते हैं, सो पोक नोज इनटू, हाँ ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, घुस जाना, नाक घुसेड़ देना, तो इसका मतलब होता है इंटरफेयर करना, डिस्टर्ब करना जिसको कहा जा सकता है। पोक वंस नोज इनटू, किसी दूसरे के मामले में टांग घुसेड़ना, नाक डालना। आपको ये जो फेस है, नाक किससे ऊपर होती है सर, हाँ, आप किसी चीज को जब टच करेंगे अपने चेहरे से, सबसे पहले नाक आपकी टच होगी कि नहीं होगी, है ना। जैसे आप ऑटो वालों को देखिए, टैक्सी वालों को देखिए, वो क्या करते हैं, अपना जो मुंह है वो घुसेड़ देते हैं और ट्रैफिक को ब्लॉक कर देते, कर देना, गुस्सा कितनी आती है। दिस इज कॉल्ड टू पोक योर नोज इनटू, मन कहता जूता उतार के चपलिया में करते हैं कई बार, कोई अन्यथा ना ले, मान लो किसी घर से कोई ऑटो ड्राइवर हो, तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हर कोई ऐसा करता है, लेकिन कई बार ऐसा करते हैं, है ना, ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हैं और ट्रैफिक को बहुत ही ज्यादा फंसा देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, राइट। चलो क्या होगा, क्लीन वंस नोज विद अ ट्विग, नहीं, टू इंसर्ट समथिंग इन अनदर्स नोज, ये भी नहीं, बरी वंस सेल्फ इन अनदर्स मैटर, टू टेक इंटरेस्ट इन अनदर्स अफेयर, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के मामले में एक तरीके से इंटरेस्ट लेना, ऑप्शन नंबर ए, पहले वाला, यस पहले वाला। ही इज वेरी इंपल्सिव, इंपल्सिव का मीनिंग क्या होता है, जल्दबाज टाइप का, क्या मीनिंग होता है सर, जल्दबाज, वो बड़ा जल्दबाज है। इंपल्सिव को ध्यान से देखिए, पल्स आपकी चलती है, पल्स कैसे चलती है, जल्दी नहीं चलती ना, पल्स की प्रॉपर्टी क्या है, क्या टिक 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 ऐसे चलती, टिक 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 ऐसे चलती, पल्स जल्दी चलती है। तो इंपल्सिव मतलब हड़बड़ाहट में रहने वाला व्यक्ति, जल्दबाज टाइप का। डज थिंग्स विदाउट राइम और रीजन, सर ईडियम है, विदाउट राइम और रीजन का मतलब होता है बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी क्रम के। देखिए राइम का मतलब होता है कि एक सुर में किया जाए, एक तरीके से, एक ऑर्डर से किया जाए, रीजन का मतलब एक कारण से किया जाए, तो वो अकारण ही या बिना किसी शेड्यूल के, ऑर्डर के कुछ भी करता
है, ये मीनिंग उसका हो जाएगा। सो विदाउट एनी रिसोर्सेज, विदाउट एनी वंस हेल्प, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप चीजों को करते हैं ना, तो करते हैं तो बिना किसी प्लानिंग के करते हैं। एक्सप्लेनेशन तो देना होता है, उसमें कुछ करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। डी भी बहुत करीब है, विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, लेकिन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, बिना किसी सही ऑर्डर के एक तरीके से, विदाउट राइम और रीजन। ठीक, सी मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, नोट्स में है ये सेंटेंस कह रहे हैं, ये ईडियम नोट्स में है। हाँ, लगा दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा फ्रेज था, टीम विद अच्छा फ्रेज था। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है और खराब कर देना, मतलब जले पर नमक छिड़कना, आग में घी डालना। इसका सिमिलर फ्रेज है ऐड फ्यूल टू फायर या फ्लेम, एड फ्यूल टू फायर या एड फ्यूल टू फ्लेम, जले पर नमक छिड़कना, आग में घी का काम करना। तो क्या होगा सर? टू वर्क हार्ड ऑन मेकिंग अप, नहीं। टू वुंड फिजिकली, वुंड मतलब घाव देना, किसी को घाव देना। टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। टू मेक समथिंग वर्स, ये होगा सर। वर्स का मतलब ही होता है, बैड मतलब खराब, वर्स मतलब और खराब। बैड मतलब खराब, बैड का कंपेरेटिव होता है वर्स, वर्स मतलब और खराब। तो किसी स्थिति विशेष को और खराब कर देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नो इनसाइड आउट, इनसाइड मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। अंदर बाहर सब जानते हो, किसी भी विषय विशेष के बारे में अंदर का भी मालूम हो, बाहर का मालूम, अंदर बाहर सब जगह आपकी पकड़ हो, अंदर बाहर सब आप जानते हो। गलत, समथिंग नहीं होगा। रोट मेमोरी तो याद करना है। टू ऑलवेज नो लॉट अबाउट एवरीथिंग, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, डी। टू नो समथिंग थॉरली, ठीक है, माफ करिए मैं गलत हूं, डी होगा। वो समथिंग को मैं अलग लेके चला गया ना, कि कुछ जानना। समथिंग मतलब कोई विषय, उस विषय के बारे में सब जानना। टू नो समथिंग थॉरली, माफ करिए मैंने मीनिंग ही कुछ अलग इंटरप्रेट कर लिया था ना, इसलिए। हार्ड नट टू क्रैक, कितनी बार पढ़ोगे यार हमसे। नट फ्रूट्स होते हैं, कठोर, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, कहां आसानी से फूटते हैं। क्रैक का मतलब तोड़ना। तो एक मुश्किल समस्या जिसका समाधान मुश्किल होगा, एक समस्या जो काफी मुश्किल हो, जिसके चलते उसका समाधान भी ना मिल पा रहा हो। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वर्क इट जी, बहुत बढ़िया। इसका बताओ क्या होगा, हार्ड नट टू क्रैक का मीनिंग क्या होगा? अ डिफिकल्ट पर्सन, अ प्रॉब्लम, डी ऑप्शन यही होगा सर। मुश्किल को किसको बोलेंगे सर? मुश्किल को, जिसका समाधान निकालना बड़ा ही मुश्किल हो रहा हो, उसके लिए इस्तेमाल कर। ठीक है। टू प्ले विद फायर, आग से खेलना। होता नहीं है कि भाई आग से खेल रहे हो यार तुम, तो कितना रिस्की और डेंजरस काम कर रहे हो। तो इसमें आपको ऑप्शन पता होता तो आप क्या कर देते, सीधा टिक कर देते। ठीक है। टू पोर ऑयल ऑन अ बर्निंग फायर, ये तो फिर एक दूसरी बात हो गई कि जलती आग में आप तेल डाल रहे हो, नहीं ये बात नहीं। टू फाइट फायर्स लाइक अ फायरमैन, फायर से ऐसे खेल रहे हो जैसे कि फायरमैन खेलता है, नहीं ये भी नहीं होगा। टू होल्ड अ रिवेंज अगेंस्ट समवन, ये भी बात भी नहीं है। हाँ, टू एक्ट इन अ डेंजरस एंड रिस्की वे। लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक फूड सीम्स टू बी इन वोग दीज डेज। जो ऑर्गेनिक फूड है ना, वो आजकल इन वोग है। क्या? रीडली अवेलेबल, बहुत आसानी से, रीडली मतलब आसानी से, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है। दूसरा, वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, क्या बहुत एक्सपेंसिव है ऑर्गेनिक फूड। या फिर आउट ऑफ स्टॉक, मतलब अभी स्टॉक में नहीं है, मिलता नहीं है। इन फैशन, मतलब अभी फैशन में है, क्योंकि इन वोग का मतलब होता है कोई चीज़ फैशन में होना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा, वेरी एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, रीडली अवेलेबल भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पता है तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बताइए।
हाँ ठीक, स्टे अलर्ट। कट कॉर्नर्स, जो रेगुलर बैच का अगर एक भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहा हो बताए, जो मेरा पेड कोर्स है यूट्यूब पर, अगर एक भी स्टूडेंट उस बैच का इस सेशन को अटेंड कर रहा हो तो बताए, आज ही मैंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस में यही फ्रेज पढ़ाई, कट कॉर्नर्स। हाँ, मेरे नोट्स में ये फ्रेज है, कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है किसी कार्य को करने का शॉर्टकट ढूंढना। हाँ, जैसे ऐसे ऐसे रास्ता है, ऐसे ऐसे, तो लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। इसी में से एक आदमी क्या कर रहा, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहां से ऐसे चलाया, तो उसने क्या किया, इतनी दूरी जाने पर जो फ्यूल खर्च होता, टाइम खर्च होता, एनर्जी खर्च होती, वो उसने बचा लिया। तो किसी कार्य को करने का एक शॉर्टकट मेथड ढूंढना, कॉर्नर्स को कट करके निकल गया, कॉर्नर्स को कट करके निकल गया, तो कोई शॉर्टकट ढूंढना, कोई शॉर्टकट ढूंढना। बताओ क्या होगा? नॉट डू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट, यही है सर, ठीक, यही है सर। किसी कार्य को पूरा विधिवत ऑर्डर में ना करना ताकि आप पैसा, मनी, रिसोर्सेस को वेस्ट कर बचा सके, ठीक। हाँ, डिस्क्रिप्शन मैंने सही दिया, बताइए डिस्क्राइब मैंने सही किया कि नहीं सही किया? ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। 2-4 दिन खराब रहेगा, दवाई तब असर करेगी, ये भी समझ लो। कुक द बुक्स, कुक द बुक्स, याद रखिए सर, बुक्स वर्ड जो है अकाउंट्स में बहुत इस्तेमाल होता है। बुक्स रेडी है आपके घर में, अगर कोई अकाउंट में हो, अकाउंटेंट हो या आपने भी अकाउंट्स पढ़ी हो, तो अक्सर जो लेखा जोखा होता है लेजर को, वहां बुक्स बोलते हैं। इस साल की बुक्स रेडी की जा रही है, मतलब उसका लेखा जोखा, लेजर जिसको बोलते हैं। तो कुक द बुक्स, तो वो जो लेखा जोखा है, जो लेजर है, जो बैलेंस शीट है, उसमें कुछ कुक कर दिया आपने, मतलब उसका ढांचा बदल दिया, शेप बदल दिया, उसकी वास्तविकता बदल दी, छेड़छाड़ कर दी एक तरीके से। तो कुक द बुक्स का मतलब जो रिकॉर्ड होता है, हाँ, कुक द बुक्स का मतलब नहीं, नेगेटिव फ्रेज है ये। तो आप बताओ, लेखा जोखा, लेजर, आंकड़े, जहां 10 करोड़ लिखा हो वहां 6 करोड़ कर दिया आपने, तो ये तो हेरा फेरी करी ना आपने। कुक द बुक्स का ये मतलब मिसलीड करना सर, हेरा फेरी करना। टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इसको बोलते हैं जो आर्थिक रिकॉर्ड हो, जो आंकड़े हो, उनमें छेड़छाड़ करना, ठीक है ना, छेड़छाड़ करना। थोड़ी कृपा बनाए रखिए भाई सर। अ फायर इन समवन्स बेली, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, मैं पढ़ाता हूं, मेरे नोट्स में है। अ फायर इन समवन्स बेली, बेली मतलब पेट में आग लगी हुई होता नहीं, आप बहुत एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा खुश हो, मतलब एक तरीके से बहुत एंथुजियाज्म हो, एक तरीके से पैशन हो, जोश हो, है ना, बहुत गर्व हो आप एक तरीके से। फायर इन समवन्स बेली, वो पुष्पा वाला मामला जैसे, फ्लावर नहीं है, मैं फायर हूं सर, फायर। so क्या होगा? वन हु इज एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग। ऑप्शन नंबर बी लगाइए, क्या लगाइए? बी लगाइए, जो बहुत एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक। रैंक एंड फाइल कितना पॉपुलर फ्रेज है, बहुत दफा पेपर में पूछा गया, बहुत दफा मैं पढ़ा चुका हूं। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है जो लोअर क्लास होता है ना, उसको रैंक एंड फाइल बोलते हैं। जो ऑर्डिनरी क्लास होता है, जो वर्कर क्लास होता है, जैसे कोई फैक्ट्री है तो उसमें जो 1000 वर्कर है ना, 1000 वर्कर, उसके ऊपर सुपरवाइजर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो नहीं, जो 1000 वर्कर मजदूर मनरेगा में जो काम कर रहा है वो, उसे रैंक एंड फाइल बोलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में रैंक एंड फाइल है जो उसका वॉलंटियर्स होता है, वॉलंटियर्स, है ना। जब कोई चुनाव लड़ रहा होता है तो जो उसके आगे लड़के लोग चलते हैं, समर्थन करते हैं, उसे रैंक एंड फाइल कहा जाता है। रैंक एंड फाइल है, अच्छा, वेलकम मैम, वेलकम। तो क्या होगा बताइए? ऑर्डिनरी वर्कर्स इन अ कंपनी, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर। माय ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन लंदन फॉर गुड। कितनी दफा पढ़ा चुका हूं इस फ्रेज को, कितनी दफा। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। क्या होता है? हमेशा के लिए, ठीक, इडियम था ये, हमेशा के लिए। कहां गया? फॉर एवर गया, फॉर एवर। फिर आगे बढ़ते हैं, ब्रेक द आइस। कितना इजी है सर, 75 बार करा चुका हूं मैं आपको। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। क्या होता है सर जी? चुप्पी तोड़ना, लंबे समय के बाद बोलना, लंबे समय के बाद बोलना, ठीक है ना। हाँ, शुरुआत करना, चुप्पी तोड़ना, लेकिन लंबे समय के बाद।
मेक अ बिगिनिंग और स्टार्ट समथिंग, किसी चीज की शुरुआत करना। अरेंज फॉर अ स्केटिंग शो को अरेंज करना। मेक थिंग्स अवेलेबल फॉर अ पार्टी, चीजों की उपलब्धि को इंश्योर करना। कूल द रूम फॉर एवरीवन, कमरे को ठंडा करना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है मुंह बंद है आपका लंबे समय से, मुंह खोलो यार, कुछ बोलो, शुरू करो। सो मेक अ बिगिनिंग और स्टार्ट समथिंग, ये इसका सही आंसर है। लीन पैच किसको बोलते हैं? लीन मतलब कमजोर होता है, दुबला जिसको कह सकते हैं, कमजोर, दुबला कम। पैच का मतलब होता है एक तरीके से टेपिंग लगा देना। क्या होता है सर? टेपिंग लगा देना, जहां एक तरीके से पैच है ना। पैच मतलब वो एक तरीके से, जैसे ये टी शर्ट है, यहाँ पे एक कुछ फट जाए, हल्का सा निशान लग जाए, तो मैं क्या करूं, बाजार से एक कपड़े का या किसी चीज का स्टिकर लाऊंगा और यहाँ लगा लूंगा, वो पैच होगा। क्या होगा सर? वो पैच होगा। उससे मेरा मेकअप भी बढ़ जाएगा, उससे मेरा मेकअप भी बढ़ जाएगा। वो पैच है जिसको कहते हैं, ठीक है ना। पैच बोलिए, क्या बोलिए? पैच बोलिए। तो लीन मतलब कमजोर, एक मतलब कमजोर पैच हो, है ना, जो पैच हो वो कमजोर हो जिसको कहते हैं। तो अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस इसका सही आंसर। लीन पैच का मतलब जब समय अच्छा ना चल रहा हो, जब आप डोमिनेट ना कर पा रहे बल्कि कोई आपको डोमिनेट कर रहा हो, उसको कहते हैं लीन पैच। जो कमजोर हो, आप समझने की कोशिश करो ना सर, समझने की कोशिश करो। आप बचपन याद करो, स्लोप पे आप जब नीचे ऐसे टहलते थे तो जो जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट जो भी आपने पहननी होती है वो पीछे की तरफ फटने लगती है ना। माँ बाप डांटते हैं लेकिन उस पे एक पेउंदा लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? पेउंदा, जानते होंगे, कपड़े का लगा देते हैं। वही तो है सर लीन पैच। क्या है सर? लीन पैच। तो फिर फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का क्या मतलब होता है? किसी की तकलीफ का फायदा उठाना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। मेरी बात आप समझ? फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब है कोई तकलीफ में है और आप उसकी तकलीफ का हवाला दे करके नेता बन जाइए सर। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हाँ, आप जिस स्थान विशेष से आते हैं उस स्थान विशेष पे कहीं किसी प्रकार से कभी कोई मारपीट हो गई हो, कुछ हुआ हो, फिर आपने उसके लिए आवाज तो उठाई, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव था कि इसका हम फायदा ले करके जो है नेता बन जाएंगे, तो आपने फिर नेता बन गए। वो कहते नहीं कि नेतागिरी जो है, जो राजनीति है वो लाशों पे की जाती है, तो इसको कहते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। कोई परेशानी में है और उसको आपने उसी वक्त बना के खा डाला, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, है ना। किसी की दुखती रग पे हाथ रखना, उसकी तकलीफों को और कुरेदना, कोई मजबूर हो तो उससे मजे लेना। जैसे कि किसी के घर में पैसे ना हो और इलाज के लिए पैसे चाहिए हो, तो व्यक्ति जब पैसे उधार लेने जाए तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो ऐसे 5% है तो उसको बढ़ा करके 15% कर दिया जाए। तो आप किसी की विषम परिस्थिति का मजा उठा रहे हो या उड़ा रहे हो, एग्जैक्टली ये होना चाहिए। टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। आप अमेरिका को लेके कह सकते हैं, रशिया और यूक्रेन में वॉर है, अमेरिका क्या कर रहा है? फायदा उठा रहा है उसका, कोशिश तो एटलीस्ट कर ही रहा है। एट ए स्टोन्स थ्रो, कितना करीब है सर। जैसे नितिन के ससुराल, ठीक, बस मोहल्ला छोड़ दो, नितिन के ससुराल है बहुत करीब, पत्थर फेंक के मारा, ससुराल में गिरा जाके, जोर से आवाज दे दे, सुनती हो? तो पत्नी बोल रही हाँ सुनती, हाँ, समझ रहे हो नितिन? तो इसको कहते हैं एट अ स्टोन थ्रो, बहुत करीब जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बहुत करीब, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लिखा हुआ है कि अ रेड लेटर डे, इस मतलब बताइए। प्रांशी कह रही हैं कंडेम, डिफेम, डेनिग्रेट, ऑप्रोब्रियम, रिप्रोच। बहुत बढ़िया, रिब्यूक भी कर दीजिए फिर तो, बहुत बढ़िया। जितनी भी मीनिंग बताऊं आप लोग यहाँ लिख लिया करिए, तो दूसरे की नज़रों में जाता है, उसका भी फ़ायदा हो जाता है, आपको भी रिवाइज हो जाता है। 7th का नितिन ने बताया है सी अ मेमोरेबल डे, शशांक अ मेमोरेबल डे, वो भी पाक में के पाकिस्तान सी, प्रांशी सी, विकी सी।
रेड लेटर डे का मतलब होता है एक ऐसा दिन जो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है, जिसको बहुत लंबे समय तक याद किया जाता है, ठीक है ना। जैसे खैर मेमोरेबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन मिसाइल छूटने वाला भी याद रहेगा, तो वो मेमोरेबल डे है, जो बहुत मेमोरेबल डे है, जिसको बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा, उसको बोलते हैं अ रेड लेटर डे। ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों के आंसर सही हैं, बहुत बढ़िया। अश्विन सर के सभी स्टूडेंट्स ब्राइट हैं, जितने लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देखते होंगे मुझे पता नहीं, अभी तो बढ़िया है, ठीक है। अगला प्रांशी, लिखा हुआ है अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन, इसका मतलब क्या होता है? एक डाइम मतलब ऐसे कह सकते हैं, जो मैंने पढ़ा हुआ है डाइम का मतलब, डाइम किसी कौड़ी ओड़ी को बोलते हैं कि कौड़ी के भाव मिल गया, ऐसे करके। जैसे अपने यहाँ का तो खैर ये नहीं है, हाँ हियरिंग्स प्लूरल है इस वजह से उसमें, हाँ, वो जो हियरिंग्स होती हैं ना वो प्लूरल हैं, बहुत सारी हियरिंग्स के बारे में बात हो रही है, इस वजह से वो वहाँ पे। वैसे भी और कुछ ऑप्शन ठीक ही नहीं था। और जो डाइम, कौड़ी भर में आप दर्जन भर लिए चले आ रहे हो किसी चीज़ को, डाइम का मतलब यही जो मैंने पढ़ा हुआ है कि आप पता लगा 2 रुपए लेके गए, दर्जनों लेके चले आए। तो जो चीज़ कम वैल्यू की है, जिसको कॉमन है, नॉर्मल है, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, वो आसानी से मिल जाती है, आपको सस्ते में भी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे इसका? अवेलेबल इन बल्क? नहीं, अवेलेबल इन बल्क नहीं। एक्चुअली इसका सेंस ये जाता है कि बहुत ज़्यादा सस्ती है वो, उसकी वैल्यू नहीं है। अवेलेबल इन बल्क का मतलब ऐसा नहीं है, कहीं से सेंट होती है, इससे डाइम कहते हैं। हाँ शायद कहीं की करेंसी में भी बोलते हैं ऐसा, डाइम को करेंसी से भी रिलेट करते हैं, शायद डॉलर को बोलते हैं क्या, डॉलर में कुछ हिस्सा होता होगा शायद, है ना। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, कॉमन एंड सो ऑफ लिटिल वैल्यू, जिसकी वैल्यू नहीं है और कॉमन है, ठीक है। ये तो हो गई नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है जिनके अंदर बीन्स हो। जैसे बीन्स एक्चुअली उनको कहिए आप, जो बीन्स वाली चीज़ें होती हैं, मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, तो आपके अंदर ड्राई फ्रूट्स खा के आपने अपने आप को एनर्जेटिक रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? हैप्पी एंड एनर्जेटिक। ऑप्शन नंबर ए, बाकी कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, मेथड टू वंस मैथ, मतलब आपने पागलपन भी किया फिर भी कोई मेथड है आपका, समझ रहे हैं आप? मतलब आपने बेवकूफ़ी करी लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ निकल आया, आप समझ रहे हैं? जैसे बहुत बड़े जो मैथमेटिशियन टाइप लोग होते हैं, वो पता नहीं बेवकूफ़ी किया करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ ऐसा निकाल देते हैं कि कोई फार्मूला तैयार हो जाता है। मतलब आपने बेवकूफ़ी करी, नरभक्षी हाँ नरभक्षी। अब जैसे व्यक्ति है बेवकूफ़ी भी कर रहा है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ अच्छा निकल आ रहा है, भाई ऐसी तो किस्मत भगवान सबको दे। तो यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सीमिंग डिसऑर्डरली, ऐसा लग रहा है कि सब डिसऑर्डर है, बावजूद इसके हैविंग ए स्ट्रक्चर, लेकिन उसके बाद भी एक स्ट्रक्चर है, उसका कोई स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। आप ऐसे किए, ऐसे पता लगा बिल्ली बन गई, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे थे लेकिन कोई स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो यही होता है मेथड टू वंस मैडनेस। ऑप्शन नंबर ए, गेट आउट ऑफ हैंड, कोई चीज़ हाथ से निकली जा रही है आपके, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नियंत्रण से बाहर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल, मतलब जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड, टू बी एबल टू कंप्लीट अ टास्क, नहीं और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है टू क्रॉस वंस माइंड। वंस माइंड का मतलब होता है टू क्रॉस, कोई चीज़ आई आपके दिमाग में, क्रॉस करिए। कहते हैं यार मेरे दिमाग में अचानक ये बात आई, तो आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं, आप कुछ विचार कर रहे हैं, थिंक ऑफ समथिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करिए इसका, ऑप्शन नंबर बी। यदि पहले लिखा हो कि पुट अ थॉट अवे फ्रॉम वंस माइंड, मतलब आपको लग रहा हो कि क्रॉस वो वाला है जो रोड क्रॉस कर आप इसको कनेक्ट करने लगेंगे रोड क्रॉस करने वाले से, तो हो सकता है आपको ये लगे कि कोई थॉट आया उसको क्रॉस करके निकल गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपके दिमाग में आएगा कि पुट अ थॉट अवे फ्रॉम वंस माइंड, मतलब किसी थॉट को दिमाग से दूर रखना। नहीं, ये गलत है, वो क्रॉस वाला है। जैसे अक्रॉस द कंट्री होता है ना, क्रॉस मतलब उसमें भेद के घुस गया है, तो कोई विचार आया है आपको, थिंक ऑफ समथिंग, आप विचार कर रहे हैं। टू मूव फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, मतलब एक विचार से दूसरे विचार में जा रहे हैं, वो क्रॉस वाले से आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। नहीं, ये भी नहीं। टू फॉरगेट समथिंग, ये भी नहीं। नॉट वंस कप ऑफ टी, अब कप ऑफ टी का मतलब होता है, कप ऑफ टी होता है मतलब मेरी इंटरेस्ट की बात है,
इंटरेस्ट है। मेरा किसी चीज़ मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्ट है, तो वो कप ऑफ टी है। ठीक है ठीक है, नॉट वंस कप ऑफ टी, तो इसमें आप ये कर दीजिए नॉट अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट। इसमें बात ही इंटरेस्ट की होती है। ठीक है, बियॉन्ड वंस कॉम्प्रिहेंशन नहीं, ये समझ से परे है, समझ से परे, वो दूसरी चीज है। नॉट एब्सोल्युटली ट्रू, मतलब पूर्ण रूप से सच नहीं है, पूरी तरीके से ये सच नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इसको ना लगाइए। कोई भी और ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑफ नो कंसर्न फॉर समवन, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, केवल एक ऑप्शन सही है, नॉट अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट, जो आपके इंटरेस्ट में नहीं है, जो आपको करना अच्छा नहीं लगता है, वो नॉट वंस कप ऑफ टी है।